हेलो माई सेल्फ विक्रांत यादव। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुलक का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले लेक्चर में हमने जो औद्योगिक स्तर पे जो महत्व के हमने क्या पढ़े थे, बहुलक पढ़े थे। आज जो पढ़ने वाले हैं वो अगला टॉपिक है। एक तो है जैव निम्नीकृत एवं अजैव निम्नीकृत। भाई ये टॉपिक पढ़ने वाले जैव निम्नीकृत एवं अजैव निम्नीकृत। देखिए होता क्या है, एक वर्ड से आ रहा जैविक वर्ड आ रहा है। देखो बहुलक भी अगर दो टाइप से इंडिविजुअल अगर बांट दिए जाते हैं, पहला तो एक तो जैव निम्नीकृत और एक अजैव निम्नीकृत। मतलब बात है निम्नीकृत का मतलब जो किसी चीज का मतलब होता है अपघटित करना, किसी चीज को जैविक रूप से तोड़ना। तो बहुलक जैसे कि बात की जाए आपकी पॉलीथीन, पॉलीथीन को चाहे मिट्टी में दबा दो या किसी भी तरीके से उसे डिकम्पोज नहीं कर पाते। आपने पता है कि पोल्यूशन का मेन कारण भी बना हुआ है प्लास्टिक। तो जैसे प्लास्टिक होते हैं, क्योंकि जो मेन जो सिंथेटिक पॉलीमर है मतलब संश्लेषित जो घोलक हैं वो एक टाइप के अजैव निम्नीकृत होते हैं। कुछ सभी नहीं होते, कुछ एक होते हैं जो कि जिन्हें केमिकली किसी भी तरीके से उसे अपघटित नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुलक जिन्हें किसी जैविक तरीके से अपघटित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकृत। और जिन्हें जैविक मतलब तरीके से क्या किया जाए, अपघटित किया जा सके, क्या बोले जाते हैं, जैव निम्नीकृत। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, आपके स्टिचेज होते हैं, जो टाके होते हैं डॉक्टर लगाता है, वो गल जाते हैं। वो भी एक रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, गल जाते हैं मतलब बैक्टीरिया या किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी द्वारा तोड़ दी जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दी जाती है। जैसे इंसान का शरीर हो गया, इंसान की अगर बात करें उसे मिट्टी में दबा देते हो तो अपघटित हो जाता है। लेकिन बात करूं मैं पॉलीथीन, जो कि अजैव निम्नीकृत होती है, मिट्टी में दबा दो चाहे कहीं दबा दो, वो किसी भी छोटे टुकड़ों में अपघटित नहीं होती है। तो ऐसे बहुलक क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकृत कहलाते हैं। जिसके एग्जाम्पल की बात करें, अजैव निम्नीकृत का एग्जाम्पल आपका पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, आपकी बैकलाइट हो गया। तो ऐसी चीजें जो किसी भी तरीके से डिकम्पोज नहीं होती, ये पोल्यूशन का मेन कारण भी बनती है। और जिनके बारे में जैसे कि आपके कुछ एक संश्लेषित हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि पीवीसी के बारे में बात करें, बैकलाइट के बारे में करें, पॉलीथीन। आज जो पढ़ने वाले हैं वो अगला टॉपिक मेन है कि जैव निम्नीकृत। इनके बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो कौन कौन से जैव निम्नीकृत है वो चीजें पढ़ने वाले हैं। देखना, जैव निम्नीकृत बहुलक क्या होते हैं, अभी जैसे बताया, जैव निम्नीकृत बहुलक में क्या होते हैं कि जो बैक्टीरियल प्रॉपर्टी द्वारा अपघटित हो जाते हैं। मतलब जैसे कि टाके हो गए, जैसे आपका ड्रग रिलीज कैप्सूल होता है। ड्रग रिलीज मतलब जो कैप्सूल्स होते हैं जो आपके शरीर में जब किसी भी मेडिसिन ली जाती है, तो देखना अगर कैप्सूल आपने देखे होंगे वैसे तो प्लास्टिक जैसे होते हैं नॉर्मली जब उसे आप देख रहे होते हैं, लेकिन जब वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जाते हैं तो जाने के बाद वो पिघल जाते हैं। जैसे कि आप कभी कैप्सूल लेना पानी में डालना, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, पिघल जाता है, बिल्कुल आसानी से अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है शरीर में जाने के बाद। तो ऐसे भोला के इनके बनाए जाते हैं, टाके बनाए जाते हैं जो आपके बॉडी के घाव पे लगाए जाते हैं। बॉडी पे जो घाव हो जाते हैं, कुछ टाके टेम्परेरी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। परमानेंट होते हैं वो आपके होते हैं सिंथेटिक संश्लेषित होते हैं, जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो डिकम्पोज हो जाते हैं जैव निम्न, कुछ टाके ऐसे होते हैं 3 से 4 दिन में अपने आप गल जाते हैं, घाव पर हट जाता है अपने आप, डॉक्टर की जाने की जरूरत नहीं होती। तो बनाने के लिए काम में आते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक। तो पहला उसका एक एग्जाम्पल आपका पोली, अगर बात की जाए पोली लैक्टिकम, पोली पी से पी, अगर बात है एल और यहां से एसिड से पीएल भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बहुलक है। देखिए होता है क्या इसमें, अगर बात करें अगर पोलीलैक्टिक अम्ल में हमें पता है कि इसकी एकलक इकाई दिख रही है, कौन सी है, लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल क्या होता है, अगर बात करें इसकी एक फॉर्म होती है, फर्दर स्टेप में कट रहा होता है, लेकिन आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। ये होता है आपका भाई लैक्टिक अम्ल। आप देख रहे हैं इसको, अगर ये कौन सी एकलक इकाई भाई, लैक्टिक अम्ल। अब ये किसी आप बहुलकीकरण में जब जाएगा, माना इसकी यूनिट आप भाई आपकी एकलक इकाई में, कि भाई एकलक इकाई तो अकेली है, उसकी एन यूनिट लेंगे तभी तो बहुलक बनेगा। अब बहुलक बनेगा तो मतलब यहां से अगर मान ला आपने, क्योंकि एसिडिक नेचर है, कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन को निकाला है, अगली यूनिट जो इसके आगे वो क्या निकाल रही है, OH। और यहाँ पे क्या निकल रहा था, -H2। संघनन बहुलकीकरण हो जाएगा, क्योंकि बहुलकीकरण के थ्रू कोई भी अणु जब अगर निष्कासित होता है तो ऐसा बहुलकीकरण क्या कहलाता है, संघनन बहुलीकरण कहलाता है। वो क्या बनेगा क्या भाई, उसको यहां से अगर मैं यही लिख रहा हूं, OH तो जा चुका है, कोई अगला मॉलिक्यूल यहां जुड़ जाएगा, CH से नीचे क्या लगा हुआ भाई, CH3। उसके आगे बात करें C डबल बॉन्ड O, और उसके आगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की C अगले वाले OH के साथ, अगली यूनिट के साथ निकल रहा होगा, और कब तक जुड़ता चलेगा, जब तक इसकी यूनिट क्या ना हो जाए, भाई। ये आपकी जो एकलक इकाई थी इसको हम क्या कह रहे थे, लैक्टिक अम्ल। ये भी लैक्टिक अम्ल है, जो एक दूसरी फॉर्म है, आपने अगर एक स्ट्रक्चर है उससे कंपोज, पहले ये कंपोज किया जाता है, फर्दर स्टेप ये हो जाता है, आप डायरेक्ट इसे भी लिख सकते हो।
तो इसको PLA या पॉलीलैक्टिक अम्ल बोलेंगे किसको, इसको, क्योंकि बना लैक्टिक अम्ल तो ये हो गया। बहुलक के रूप में है तो क्या वर्ड लग जाएगा सामने, पॉलीलैक्टिक अम्ल बन जाएगा। तो ये बहुलक है, इसके अगर बात है आपके इसके टाके बनाए जाते हैं जो आपके चिकित्सा विभाग में काम आते हैं। ये एक अच्छा बहुलक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरा पढ़ने वाले हैं देखना भाई, दूसरा आपका पॉलीकैप्रोलैक्टोन। इससे पहले आपने एक वर्ड पहले सुना होगा पॉलीकैप्रोलैक्टम। लैक्टम और लैक्टोन में डिफरेंट है। दूसरे टाइप का आपका जो जैव निम्नीकृत बहुलक है पॉलीकैप्रोलैक्टोन। पॉलीकैप्रोलैक्टोन अगर बात है पोली से पी, कैप्रो से के, अगर बात सॉरी PCL भी बोलते हैं, PCL पॉलीकैप्रोलैक्टोन, PCL नाम से भी इसे जाना जाता है। कैप्रोलैक्टोन और कैप्रोलैक्टम दोनों चीजें डिफरेंट है। आपने पहले पढ़ा हुआ है कैप्रोलैक्टम, आपका ये होता था कैप्रोलैक्टम जो 7 मेंबर्ड रिंग होती थी। क्लियर है, ये तो कैप्रोलैक्टम है, लेकिन लैक्टोन की बात करा, लैक्टोन अलग मॉलिक्यूल है, ये होता है पॉलीकैप्रोलैक्टोन। इसके लिए भी एप्सिलॉन वर्ड, कभी एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टोन लिखा होता है क्योंकि डिकम्पोज होने के बाद भी ये एप्सिलॉन टाइप का ग्रुप रिमूव कर, इसके COH के शब्द में एप्सिलॉन पर OH ग्रुप लगा होता है। जैसे कि इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन, जल अपघटन करेंगे तो मतलब हमें पता है क्या जुड़ेगा, H+ और OH माइनस, इसमें कोई भी ग्रुप। और कहाँ जुड़ेगा अगर बात की जाए तो यहाँ पे तो पता है हमें कार्बन है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी क्या है भाई CH2 है, यहाँ पे भी क्या है भाई CH2, यहाँ पे भी क्या है CH2, और यहाँ पे भी क्या अवेलेबल भाई CH2। सबसे ज्यादा ध्रुवीय ये मॉलिक्यूल है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अधिक अंतर है, तो वो बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का सबसे विस्थापन वहीं से सबसे पहले हो रहा होगा। अब H ये बॉन्ड टूटेगा तो किस पर प्लस और किस पर माइनस, हमें पता ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी तो इस पर माइनस, उस पर क्या रहा होगा प्लस आ रहा होगा। अब OH माइनस किसके साथ जा रहा होगा, दिख रहा आपको भाई, और जो H+ किसके साथ आ जाएगा, OH के साथ। अब पहले एक वलय वाली संरचना थी, अब ये खुली श्रृंखला हो गई तो बनेगा क्या, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना इसी को लिख रहा हूं मैं, देखो C डबल बॉन्ड OH मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। उसके बाद इधर बात कीजिए कितने CH2, देखना 1 2 3 4 5, कितने CH2 भाई 5 CH2, और उससे क्या जुड़ा हुआ भाई CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, मतलब अगर इसका अगर कैप्रोलैक्टम का हमने हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन कराया तो ये ऐसा एक नया मॉलिक्यूल बन गया जो बहुलकीकरण में भाग लेगा, सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाता है। इसमें होता है क्या, अब आपको सिंपल दिख रहा है, इसका जो बहुलकीकरण होगा भाई एक साइड अगर H तो दूसरी साइड से क्या निकल रहा होगा OH, अगर सेम यूनिट बाहर ले रही थी एक साइड अगर H जा रहा निकल के यूनिट के साथ अगली वाली के, तो इधर से क्या निकल रहा होगा OH, और -H2 निकलने के बाद बहुलकीकरण के बनेगा क्या CH2 कितने 5 और C डबल बॉन्ड O और O, और कब तक चलता रहेगा भाई ये, जब तक इसकी यूनिट आपने N ली है तो कितनी यूनिट तक चलता रहेगा, इसे ही क्या बोलते हैं पॉलीकैप्रोलैक्टोन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा बहुलक है। तो ये भी कौन सा, ये अगर बात करें ये ड्रग रिलीज कैप्सूल में काम आता है, कैप्सूल जो बनते हैं आपके कैप्सूल बनाने में काम आता होता है भाई। उसके बाद अगला एक और इंपॉर्टेंट आपका भाई PHBB, देखिए तीसरा जो बहुलक है जैव निम्नीकृत जो आसानी से अपघटित हो जाता है, तीसरा PHBB। इसकी अगर बात की जाए मेन तो अगर मेन फुल फॉर्म अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसकी अगर बात है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, उसके बाद सॉरी पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। इस नाम ही इसका थोड़ा अगर इसकी फुल फॉर्म अगर बात करें ये थोड़ा सा एक लेंथी पड़ता है, यहां से P से मतलब पोली से आता, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोक्सी आता है, यहाँ पे अगर बात है बी से पूरा नाम देखो ये डैश इसी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी पूरा नाम आता है, ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी। उसके बाद बी से क्या आता है आपका वेलरेट आता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर बात है बना किससे होता है, इसकी जो मेन पर्पज अगर बात की जाए इसकी मोनोमर यूनिट होती है भाई वो दो चीजों से बना होता है। तो देखिए कौन सी दो यूनिट से बना होता है, ये इंपॉर्टेंट इसकी मोनोमर यूनिट मतलब एकलक इकाई के बारे में पूछ लिया जाता है। PHBB की अगर बात की जाए मोनोमर यूनिट या एकलक इकाई एक तो होती है भाई CH3 CH C डबल बॉन्ड, बात की जाए इसमें CH2 से
ये अगर बात करें 3 ब्यूटेनोइक, अगर बात है, अगर हमें पता नंबरिंग अगर एक से ज्यादा इसमें क्रियात्मक समूह है तो प्रायोरिटी पहले सीओएच को दी जाती है। आपने मल्टी फंक्शनल वाले एक से ज्यादा वाले फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग आपने देखी है। 3 पर क्या लगा हुआ भाई, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन के लिए क्या होता है भाई, 4 कार्बन है तो क्या आएगा भाई ब्यूटेन, और साथ में हमें पता सीओएच के लिए पीछे क्या लगता है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक। एक तो भाई इसकी अगर पीएच बी के लिए एक एकलक इकाई तो क्या होती है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, और दूसरी जो होती है दूसरी अगर बात की जाए, ये तो 3 हाइड्रोक्सी सेम यही है, 3 हाइड्रोक्सी एक कार्बन चेन में और बढ़ गया, प्रिंसिपल चेन में यहाँ पे 4 था, 4 के लिए ब्यूटेन, लेकिन यहाँ सिर्फ एक CH3 हाइड्रोजन हटा के CH3 मतलब एक कार्बन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा भाई, जो ब्यूटेनोइक था वो क्या हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्लियर। इसमें अगर पीएचबीवी में जो एकलक इकाई होती है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और दूसरी कौन सी होती है भाई 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, ये पूछ लिया जाता है भाई। अगर बात करें जुड़ेगा क्या, अब आपको सिंपल दिख रहा है भाई, अगर एक यूनिट का हमें पता है ये एसिडिक अगर H निकल रहा था, दूसरी यूनिट का क्या निकले OH। अगली वाली से हमें पता है इस साइड से अगर बात करें H निकलता हो चल रहा है, ये भी क्या निकालेगा H निकालेगा, लेकिन पिछली वाली यूनिट का क्या निकाल रहा हो OH। जुड़ने के बाद आपको सीधा दिख रहा है क्या बनेगा भाई, यहां से CH नीचे क्या है CH3, CH2 अगर बात की जाए C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन और डायरेक्ट किससे जुड़ेगा CH, और CH से क्या जुड़ा हुआ भाई CH2 CH3, उसके बाद क्या भाई आपका CH2 और C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, और वो डायरेक्ट किससे जुड़ता चलेगा, ये कब तक जुड़ता चलेगा, माना इसकी भी n यूनिट ली थी, इसकी भी n, तो इसकी भी कितनी रहेगी भाई n यूनिट चलेगी। तो ये आपका जो बहुलक बना इसी को क्या बोलते हैं भाई पीएचबी भी बोलते हैं। क्लियर। और ये निकलने के थ्रू जब ये होता है तो क्या निकल रहा होता है भाई -H2 और रिमूव हो रहा होता है। क्लियर है भाई। इससे अगला हम जो पढ़ने वाले हैं भाई, अगर बात की जाए अगली अगर बात की जाए पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, देखिए आपका 4th नंबर का जो बहुलक है भाई पोली, अगर बात की जाए ग्लाइकोलिक, देखिए पॉलीग्लाइको, इसको अगर पी से यहां से ग्लाइकोलिक से एल और एसिड से पीएल, इसको दूसरी अगर नाम से अगर मैं बात करूं तो इसको पीएलए नाम से भी इंडिकेट करते हैं। पीएलए में होता क्या है, इसके लिए अगर बात की जाए, अब नाम देख पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, इसमें एक नाम है इसकी एकलक इकाई दे रखी, ग्लाइकोलिक अम्ल क्या होता है, ये होता है। क्लियर। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिक अम्ल। बस आपको पता है बहुलकीकरण में जाएगा, अगर एक साइड से H दूसरी साइड से क्या निकलेगा OH निकलेगा। बहुलकीकरण के बाद क्या हो जाएगा भाई, ये तो OH इसी अगली यूनिट से निकल चुका CH2, और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन H किसी अगली यूनिट से, भाई एक से H एक से OH क्या निकलता रहा होगा कंटिन्यू H2, और इसकी यूनिट कितनी भाई N, तो ये कब तक जुड़ता चलेगा N यूनिट तक। और इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे इसको ये तो ग्लाइकोलिक अम्ल है, तो ये भाई ये जो बना ये क्या हो गया पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, क्योंकि एकलक इकाई ग्लाइकोलिक, बहुलक के रूप में तो बढ़ गया लग गया सामने पोली लग गया। क्लियर है भाई ये चीज है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं अगला भी इंपॉर्टेंट है आपका नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, 5th नंबर पे। पांचवा आपका जैव निम्नीकृत जो बहुलक है वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ पहले भी आरबीएससी में। 5th नंबर पे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। देखो यहाँ पर नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 का मतलब इसके लिए 2 यूनिट, एक तो ग्लाइसिन की अगर मैं बात करूं, ग्लाइसिन जो यूनिट होती है, ग्लाइसिन यूनिट क्या होती है देखना, ये होती ग्लाइसिन, ये एक एमिनो अम्ल है, इसको ग्लाइसिन भी बोलते हैं। साथ में आपने एक एमिनो कैप्रोइक अम्ल पढ़ा था लास्ट लेक्चर की, अगर मैं बात करूं उसमें कैप्रोलैक्टम आया था, जिससे हम ब्रेक किया था एप्सिलॉन वाला कैप्रोलैक्टम को, तो वहां से आपको मिला था NH2 CH2, यहां पे अगर बात करें 5COOH, भाई यही चीजें निकाल के आई, तो उसमें 5 अगर बात है 6 वाला नाइलॉन 6 में आपने मिला होगा पहले भी CH2 5 और COOH, इसको क्या बोला था एमिनो कैप्रोइक अम्ल, इसी के बारे में बात की थी। अब बात है जुड़ेगा कैसे भाई, एमीन का अगर बात है NH2 को मैं यहाँ पर एक H लिख रहा हूं, अगर COH को मैं ऐसे लिख देता हूं कोई नहीं, इसका अगर बात करें OH तो उसका क्या H2 निकालना है, इधर से एमीन क्या निकालेगा हमें पता हाइड्रोजन निकाल रहा होगा इसी पिछली यूनिट से, और ये अगली यूनिट से क्या निकल रहा हो कंटिन्यू OH। जुड़ने के बाद क्या बनेगा भाई, इसने H तो निकाल लिया, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा NH CH2 C डबल बॉन्ड O, और निकलेगा क्या से -H2 तो निकल गया, और डायरेक्ट ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा
NH से जुड़ेगा और उसके बाद क्या CH2 5 टाइम तक कंटिन्यू चेन में है, C डबल बॉन्ड। और ये कब तक चलता चलेगा, जब तक इसकी N यूनिट अगर ले रहे हैं, इसकी N यूनिट, तो ये भी कब तक चलेगा, N यूनिट तक चलेगा। इसी को क्या बोलते हैं, नायलॉन 2 नायलॉन 6। और नायलॉन वर्ड मैंने पहले बताया था पोली एमाइड के लिए आता है। एमाइड क्या होता है अगर बात की जाए, ये तो होता है एमाइड ग्रुप आपका, और जब ये बहुलक के रूप में होता है तो यहाँ पे एक चटा के ये क्या हो जाता है, ये वाला, इसको बोलते हैं पोलीएमाइड। और ये ग्रुप जिसमें दिख रहा है C डबल बॉन्ड NH, ये आपको ग्रुप दिख रहा है जिसमें होता है, उनको बोलते हैं नायलॉन बोलते हैं। ऐसे बहुलक जिनमें पोलीएमाइड समूह, ये वाला समूह, उनको नायलॉन बोलते हैं। और 2 और 6 ये डिसाइड करते हैं कि उस बहुलक में उसकी एकलक इकाई में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। अगर बात की जाए इसमें, अगर बात है एक तो ग्लाइसिन है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2, इसलिए 2 लिखा गया है। एमिनो कैप्रोइक अम्ल में 5 कार्बन, ये रहा छठा, ये तो 6 कार्बन के लिए क्या बात की जाती है, पीछे लिखा हुआ नायलॉन 6, तो इसको बोलते हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो ये आपके भाई सारे कौन से हो चुके हैं, जैव निम्नीकृत बहुलक। इसके बाद अगला और लास्ट चैप्टर का आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचा हुआ है वो पढ़ते हैं। देखिए होता है भाई, अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले बहुलकों का आणविक, बहुलकों का आणविक द्रव्य। देखिए बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, आपने अगर बात करें उसका मोलिकुलर मास की बात कर रहा है, भाई एकलक इकाई का कुछ अणुभार होता है, तो जब वो बहुलक के रूप में जुड़ता है तो उसके भी भाई उसका अगर टोटल अणुभार कैसे, उसकी अगर आपको एकलक इकाई पता है तो उसका अणुभार कैसे निकाले, इसके 2 मेथड है। पहला आपका जो मेथड पढ़ते हो वो आपका भाई संख्या औसत अणुभार, और दूसरा आपका भार औसत अणुभार। संख्या औसत अणुभार, दूसरा कौन सा भाई, भार औसत अणुभार। संख्या औसत को अगर बात है, संख्या नंबरिंग की अगर बात कर रहा है तो अणुभार को तुम भाई मास m से, और संख्या के लिए नंबरिंग के लिए n लगाते हैं और इसको n बार बोलते हैं, नीचे m लगाते हैं, ये इसका इंडिकेशन है, साइन एजिस्टी से डिनोट करते हैं। भार को वेट बोलते हैं और अणुभार के रेस्पेक्ट में भार स्मॉल w लगा के भार लगाते हैं, ये इसका इंडिकेशन साइन, m w और n n से इंडिकेट करते हैं। अब जो पहला मेथड पढ़ने वाले हैं, किसी बहुलक के लिए उसका अणुभार निकालते हैं किस मेथड के जरिए, संख्या औसत अणुभार के जरिए। दूसरा मेथड पढ़ेंगे भार, दोनों का क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, वो भी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए पहला पढ़ते हैं संख्या औसत अणुभार। देखिए क्या होता है इसमें, पहला जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट है संख्या औसत अणुभार। इसको किससे डिनोट करते हैं, m एंड बार से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात है। इसके लिए अगर कोई भी आपने ले लिया, कोई भी बहुलक है A B C से बना है, कोई भी बहुलक बना है, जैसे माना 3 यूनिट से मान लिया हमने हाल फिलहाल, भाई इसके अगर बात करूं इनके अणुओं की संख्या भी मान ली, कितने बहुलक की इकाई है उसमें, एक टाइप में जैसे आप ABS रबर ही ले रहे हो, भाई ABS रबर में क्या होता है, एक तो आपको पता 1,3 ब्यूटाडाइन, माना ये A है जो आपका वो है 1,3 ब्यूटाडाइन। और आपने लास्ट लेक्चर में ABS रबर लास्ट में लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा होगा। बी जो सेकंड अगर दूसरा टाइप का, उसके साथ क्या होती है भाई आपका एक्रिलोनाइट्राइल होता है। और तीसरी चीज क्या होती है उसके साथ, वो स्टाइरिन होती है, पढ़ा होगा आपने लेक्चर नंबर 2 या फर्स्ट में, सेकंड में सॉरी, 1,3 ब्यूटाडाइन अगर बात है, दूसरा एक्रिलोनाइट्राइल, तीसरी चीज क्या होती है एबीएस रबर में, सॉरी स्टाइरिन। भाई जब उसकी बहुलक इकाई है तो उसमें हजारों एकलक इकाई होगी, मानना भाई ए है 1,3 ब्यूटाडाइन की जो संख्या एकलक इकाइयों की संख्या कितनी, n। भाई बी की भी कोई संख्या होगी, वो क्या मान ले n2। भाई इसके भी सी की भी अगर कोई, उसकी भी बहुलकों की संख्या होगी कितनी, एकलक इकाइयों की संख्या कितनी होगी, अणुओं की संख्या बोल सकते हैं कितनी, सॉरी n3 कितनी होगी भाई, n3 होगी। पर उनका कुछ एक इकाई का कुछ मास भी होगा, भाई उसका अणुभार कितना मान लिया m1, इसका कितना मान लिया m2, इसका कितना मान लिया m3। तो ये इंडिकेशन है। हम यहाँ पे n1 और m1 क्या चीज है, भाई कोई भी अगर बहुलक है, बहुलक में उसमें अगर एक से ज्यादा प्रकार की एकलक इकाई है तो उसमें एक प्रकार के उसमें अणुओं की कितनी संख्या, साथ में उसका अणुभार को किससे इंडिकेट करेंगे, m1 से। तो एक फॉर्मूला क्या बनता है वो देखना, फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला ये बनेगा तो उसमें माना कि हमने मान लिया कि भाई एक प्रकार की, मतलब कितने भी प्रकार की, पहले एक उसके नंबर अणुओं की संख्या कितना, बहुलक एकलक इकाई के अणुओं की संख्या n है तो उसको मास के साथ मल्टीप्लाई, मान लिया जैसे दूसरी n2 टाइप की उसमें एकलक इकाई है, उसका मास क्या होगा m2। ऐसी कोई n3 टाइप की है, उसका मास ऐसे ही कंटिन्यू चलता चलेगा, जितने भी टाइप की उसमें क्या है भाई एकलक इकाई है, साथ में एक रेशियो एवरेज हो लिया जाता है, उसी के अणुओं की संख्या का भाग दे देते हैं। भाई n1 n2 n3 टाइप 3 प्रकार की एकलक इकाई है, उनके अणुओं की संख्या n1 n2 n3 है।
अगर उसका हमें संख्या औसत अनुभार निकालना है तो हमें क्या करना है, एक तो उनकी संख्या के साथ उसके अनुभार का मल्टीप्लाई कर दिया और उसका सम करते हुए चल रहे, दूसरा अणुओं की संख्या से भाग, मतलब जितने भी n 4 5 6 7 8 कितना भी हो सकता है। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाएगा n बार। भाई यहाँ पे अगर सारे देखो ये n के साथ में i ले रहा हूं, i की वैल्यू मतलब i एक बात पूर्णांक राशि है जिसका मान 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें एकलक किसी बहुलक में एकलक इकाई के प्रकार कितने, उसमें अणुओं की संख्या कितनी है। तो i अगर i का मान n के साथ i ले रहे हैं तो साथ में जो m है उसके साथ वैल्यू भी i आएगी, क्योंकि अगर n के साथ i का बराबर मान 1 है तो इसके लिए i का मान कितना रहेगा 1, तो दोनों जगह i वर्ड और सारी की सारी जितने टाइप की जुड़ती हुई चल रही है तो सामने आ जाएगा समीशन आ जाएगा। क्लियर है। नीचे सेम मैं n के नीचे अगर i मान रहा हूं, भाई i की संख्या जो ऊपर अगर 1 ली है तो नीचे भी क्या रहेगी 1। साथ में देखो ये भी i के रूप में चल रही, i का मान भाई 1 2 3 4 1, क्योंकि पूर्णांक राशि 1 2 3 4 और ये भी जुड़ती हुई चल रही तो क्या आ जाएगा समीशन आ जाएगा। अब मान लिया कोई बहुलक है, भाई उसमें 3 प्रकार की एकलक इकाइयां हैं, तो 3 प्रकार की एकलक इकाइयों के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा। क्लियर है भाई। एक प्रकार की एकलक इकाइयों की मतलब उसमें कितने अणुओं की संख्या, भाई एक बार 3 एकलक इकाइयों से बना ABC, A प्लस B प्लस C। अब ए की कुल कितने अणु, ए के कुल कितने उसमें अणु है या बोले तो कितनी एकलक इकाई है वो इसमें, साथ में उनका मास से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। बी के कितने अणु मतलब N2, साथ में उसकी मास से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। सी के कितने अणु है, साथ में उसके मास से मल्टीप्लाई करता, फिर उसका भाग दे रहे, ए के कितने अणु, बी के कितने अणु और सी के उनका सम करके लिखते हैं। इसलिए आगे वर्ड क्या लगता है इसके समीशन में चलता है। आई आई मतलब इंटीग्रल चलता रहेगा, 3 है तो 3, माना किसी में भाई 2 होते हैं तो 2 के लिए क्या हो जाता ये फॉर्मूला। क्लियर। किसी में 1 होता तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ये किसी का मास एवरेज या बात की जाए, सॉरी नंबर एवरेज की अगर ये बात करें, संख्या औसत अनुभार अगर किसी को निकालना है तो उसका जर्नल फॉर्मूला बन जाता है, ये बन जाता है। इसका भी यूज अभी लेंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे और समझ में आ जाएगा इसका उपयोग कहां पे। क्लियर है। दूसरा जो टाइप पढ़ने वाले, दूसरा जो मेथड पढ़ने वाले हैं भाई, पहले अगर बात है, पहला तो संख्या औसत अनुभार है, दूसरा क्या भाई भार औसत अनुभार, जिसको किससे डिनोट करते हैं MW बार से डिनोट करते हैं। क्लियर है। इसको निकालने का फॉर्मूला वही इसी तरीके से होता है, क्योंकि MW बार को जो निकालते हैं तो उसमें पिछले वाले में क्या चल रहा था N1, जैसे कि आपने मान लिया 3 बहुलक है या 3 से ज्यादा है, M1 वहां तो कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन अगर इसके लिए भार की बात करो तो स्क्वायरिंग टर्म ले रहा होगा, एक नया फॉर्मूला बनाता भाई, यहाँ पे M2 स्क्वायर हो जाएगा, N3 के लिए M3 स्क्वायर, और ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा जितनी उसमें एकलक इकाई है। साथ में वहां पर नीचे हमें दिख रहा था N1 था, N2 था, N3 था, लेकिन वहां पे स्क्वायर नहीं था तो एक वैल्यू नीचे चल रही होगी N1, ये N2, ये N3, और जब तक चल रही होगी जितनी उसमें एकलक इकाई है, जितने अणुओं की संख्या। एक जनरल फॉर्मूला फिर से बन गया अभी मास एवरेज अगर बात की जाए, सॉरी यार भार औसत अनुभार का जो एक जनरल फॉर्मूला, भाई यहाँ पर N और उनके साथ पूर्णांक राशि है 1 2 3 चल रही है तो उसको I से इंडिकेशन कर रहा हूं फिर से मैं, साथ में M और M के साथ वही वैल्यू जो N के साथ वैल्यू सभी के साथ, देखो N के I की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे I की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे भी कितनी 3 है, तो सेम ये भी किससे डिनोट की जाएगी I से। क्लियर है। और सभी पे स्क्वायर सेम चल रहा तो स्क्वायर। नीचे अगर बात करें वही इंटीग्रल इसका I है तो सामने M का इंटीग्रल भी क्या है भाई I है, मतलब पूर्णांक I। दोनों सारी जो आपकी जो राशियां चल रही किसमें चल रही जोड़ों में चल रही, तो सामने क्या चलता चलेगा, नीचे वाली भी सम में चल रही तो क्या लगेगा समीशन। ये दूसरा उसका जर्नल फॉर्मूला बन जाता है। अब मान लिया जाए कि भाई कोई एकलक अगर सॉरी बहुलक है उसमें 3 प्रकार की एकलक इकाई है, तो हम बस सिर्फ ये फॉर्मूला बना देंगे। मान लिया जाए उसमें 2 प्रकार की एकलक इकाई है तो हमें पता है कि उसमें एक प्रकार की एकलक इकाइयों के अणुओं की संख्या, साथ में उसका अनुभार, साथ में दूसरे प्रकार के एकलक इकाइयों के अणुओं की संख्या, साथ में उसका अनुभार, स्क्वायर करके सेम ऐसे रेशियो में भाग दे। माना कि कोई 2 प्रकार की है भाई एकलक बहुलक है जिसमें 2 प्रकार की एकलक इकाई है तो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा। एक प्रकार की एकलक इकाई है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। दूसरा आपका कौन सा भार औसत अनुभार निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तीसरी एक चीज और आती है वो भी इंपॉर्टेंट है, सवाल अच्छा बनता है यहां से, क्योंकि अगर बात की जाए आपके जो मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, इससे अगर कोई भी दुनिया का आप एग्जाम देते हो, जैसे कि बात की जाए आपका IIT जेई नीट अगर बात करें, आपके कोई भी हायर ग्रेजुएशन की बात करें, जैसे कि आप IIT JEM की बात करें, नेट की बात करें, सेट की बात करें, या और भी आपके टीफर की बात की और भी RU BHU अगर बात की जाए, इनका एंट्रेंस है, सभी जगह इसका 1-2 सवाल आपको मिल रहा होता है। एक आपके मैं अभी बताने वाला हूं, जो अगली टर्म जो आपकी चलने वाली है वो चीज है बहुपरिक्षेपण घातांक।
देखिए बहुपरिक्षेपण घातांक क्या होता है, इसको पीडीआई भी बोलते हैं। पीडीआई अगर बात करें इसका, पीडीआई की हिंदी में अगर सॉरी इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स या पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, एक ही बात है, उसको पीडीआई बोलते हैं। होती क्या है पीडीआई की, अगर या बहुपरिक्षेपण आतंक क्या कहलाता है, पीडीआई अगर बात की जाए, आपने भी पढ़ा अगर बात है कौन सा, भार औसत अनुभार, साथ में संख्या औसत अनुभार का जो अनुपात होता है उसे ही क्या कहते हैं भाई, पीडीआई बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, बहुपरिक्षेपण घातांक बोलते हैं। तो अगर आपका संख्या सॉरी भार औसत अनुभार और संख्या औसत अनुभार का ही अनुपात ही क्या कहलाता है, बहुपरिक्षेपण घातांक कहलाता है। तो ये चीज होती क्या है, मतलब इन चीज को क्यों पढ़ते हैं वो चीज देखिए। बहुपरिक्षेपण घातांक दो केस में पढ़ते हैं, मतलब बात की जाए पीडीआई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक तो होती एकल परिक्षेपी, अभी आप सॉरी पढ़ रहे थे आपका बहुपरिक्षेपण सॉरी घातांक, एक तो होती एकल परिक्षेपी और दूसरी होती है आपकी बहुपरिक्षेपी। देखिए दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। एकल परिक्षेपी के लिए अगर बात की जाए, एकल परिक्षेपी वो कहलाते हैं ऐसे बहुलक जिसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाई हो। तो उसके लिए अगर बात है सभी, अगर उसकी एकलक इकाइयों का जो अनुभार कहलाता है, या सभी अणुओं का अनुभार समान होता है, इसका मतलब एक ही प्रकार की, तो सभी का अनुभार क्या होगा, समान होगा। तो ऐसी अगर बात है ऐसा जिसको एक ही प्रकार की एकलक इकाइयों से बना हुआ बहुलक क्या बोला जाता है, एकल परिक्षेपी कहलाता है। बहुपरिक्षेपी क्या होता है, जिनमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां हो, तो मतलब उनके सभी अणुओं का अनुभार जो होगा, मतलब सभी एकलक इकाइयों का अनुभार जो होगा क्या होता है, अलग अलग होता है, तो क्या कहलाते हैं, बहुपरिक्षेपी कहलाते हैं। क्लियर। एकल परिक्षेपी जिन अगर बात की जाए, जिनमें एकलक इकाइयां समान होती, उनके लिए जो पीडीआई का मान होता है वो होता है 1। पीडीआई 1 का मतलब क्या है, किसी भी अगर पीडीआई इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब अगर बात करें एम डब्ल्यू बराबर किसकी है, वो एम एन के, मतलब मान लिया कि आपने एम डब्ल्यू भी 2 है, एम एन भी 2, दोनों कट के क्या आना तब भी एन, मतलब ये अगर 4 है ये भी अगर 4 है तो भी कट के कितना आना 1। मतलब जब एम डब्ल्यू बराबर हो, भार औसत अनुभार अगर बराबर किसके हो, संख्या औसत अनुभार के, तब ही पीडीआई का मान कितना होता है, 1 होता है। और सभी एकल परिक्षेपी बहुलकों के लिए पीडीआई का मान कितना पाया जाता है, 1। और कौन से होते हैं एकल, सारे के सारे जो आपके प्राकृतिक बहुलक हैं, सारे के सारे जो आपके प्राकृतिक बहुलक हैं वो सारे के सारे आपके एकल परिक्षेपी हैं। क्लियर है ये बात भी। दूसरी चीज बहुपरिक्षेपी क्या होते हैं, बहुपरिक्षेपी के लिए जो पीडीआई का मान होता है, पीडीआई का मान होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन 1 कब होगा, कोई भी ये वैल्यू एक से ज्यादा कब होगी, जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, नीचे वाली वैल्यू हमेशा छोटी हो। अगर बात है देखो, अभी आपने दिख रहा है जब 1 से 2 कटेगा 2 ही आएगा वैल्यू, पीडीआई का मान जैसे 2 है, अगर मैं इसी वैल्यू को उल्टा कर दूं, मतलब ऊपर वाली वैल्यू को मैंने छोटा कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को, अब देखना 1/2 का मतलब 0.5, वैल्यू ऊपर थी जब 2 थी, पलट दिया तो आधी होगी, 0 से कम मतलब 1 से भी कम आ गई, मतलब 1 से 0.5 1 से कम होता है। तो मतलब हम ये कहें कि जो ऊपर वाली वैल्यू अगर बड़ी हो, नीचे वाली छोटी हो, मतलब एम डब्ल्यू ग्रेटर देन किससे हो, एम एन से, तब ही पीडीआई का मान क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। तो बहुपरिक्षेपणी घातांक के लिए हमें अगर एक्सपेरिमेंटली बात करें, पीडीआई की वैल्यू भी निकल के 1 से ज्यादा आती है, तो उसके लिए अगर बात है उसका जो भार औसत अनुभार ज्यादा की जो वैल्यू आती है वो ज्यादा होती है संख्या औसत अनुभार से। और सारे के सारे कौन से होते हैं जिनके लिए पीडीआई का मान ज्यादा होती है, आपके होते हैं संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित जो बहुलक होते हैं उनके लिए पीडीआई का मान 1 से ज्यादा होते हैं, बहुपरिक्षेपी कहलाते हैं। एम डब्ल्यू का मान ग्रेटर देन आ रहा होता है, एम एन से आ रहा होता है। ये चीजें क्लियर है भाई, इसे पीडीआई कहते हैं। मेन यहां से 3 फॉर्मूले यहां से निकल के आते हैं। आपने जो भी पढ़ा है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, उससे 3 फॉर्मूले मिले, यही तीनों इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों फॉर्मूले। पहला आपने किसके लिए पढ़ा, संख्या औसत के लिए भी अगर बात करें, एम एन के लिए जो निकाला कौन सा था भाई, एन आई, एम आई अगर बात करें साथ में नीचे एन आई चल रहा था, दोनों का समीशन। ये तो संख्या औसत अनुभार के लिए फॉर्मूला निकला था। दूसरा अगर बात करें आपने भार औसत अनुभार का जो निकाला था समीशन एन आई एम आई के स्क्वायर, साथ में नीचे क्या था एन आई एम आई, और इसका भी क्या था समीशन। दूसरा फॉर्मूला ये निकल के आया था। तीसरा पीडीआई का फॉर्मूला क्या निकल के आता है भाई, एम डब्ल्यू मास एवरेज अगर बात की जाए, सॉरी वेट एवरेज, साथ में नंबर एवरेज, मतलब संख्या औसत अनुभार के रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला तीसरा कौन सा बन के आता भाई, ये वाला बन के आता है। तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी अगर चैप्टर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम देते हो, हायर ग्रेजुएशन का हो या लोअर ग्रेजुएशन का हो, इन तीनों से ही न्यूमेरिकल पॉलीमर से देखा जाता है। क्लियर है। तो एक न्यूमेरिकल अभी हम पढ़ने भी वाले, देखना तो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, इसके बाद आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल दे भी रखा है, देखना भी न्यूमेरिकल। ये रहा भाई आपका न्यूमेरिकल। देखिए इसमें गिवन क्या है,
किसी बहुलक नमूने में 20 अणुओं का अनुभार ये दे दिया, अणुओं का मतलब 20 अणु दे दिए, मतलब उसने N1 दे दिया। देखो हम गिवन क्या दे रखा है, N1 दे दिया उसने 20, और 20 अणुओं का उसी का अनुभार कितना दे रखा है, मतलब M1 कितना दे दिया उसने, उन्हीं अणुओं का अनुभार कितना दे दिया, मतलब N1 अणुओं का जो अनुभार होगा M1 वो दे दिया उसने 20,000 दे दिया। क्लियर है? कोमा लगा के उसके बाद दे देगा 30 अणुओं का अनुभार, मतलब दूसरे टाइप के अणु कितने भाई 30, और उनका अनुभार कितना, मतलब N2 अणुओं का उन्हीं का ही अनुभार क्या होगा M2, और वो कितना भाई आपका 40,000। उसके बाद और दे रखा तथा 20 अणुओं का, और भी तीसरे टाइप के अणु हैं कितने भाई N3 बोलेंगे, उनके अणु कौन से कितने 20, और उन्हीं का ही अनुभार कितना दे रखा भाई आपका 30,000 दे रखा है। क्लियर है? अब बस कुछ नहीं, पूछ क्या रखा है उनके लिए, बहुलकों के लिए MW और MN। जैसे अगर बात करें MN निकालने का फॉर्मूला क्या भाई आपका, भाई समीशन अगर बात करें उससे निकालते हैं NI और MI अपॉन, बात करें भाई NI का इंटीग्रल देखो I1 भी दे रखा है, 2 भी है, 3, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या बन जाएगा, समीशन में चलेगा ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा आपका N1 M1 प्लस में N2 M2 प्लस में N3 M3 ओवरऑल नीचे क्या आ जाएगा N1 प्लस में N2 प्लस में N3। सभी की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ आपको पुट करनी है, उसमें रखनी है। दूसरा फॉर्मूला क्या भाई, अगर बात है उसके लिए MW कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, नॉर्मली क्या होता है NI MI स्क्वायर अपॉन NI MI, और दोनों ही किस में चलते हैं, समीशन में। मतलब अब यहाँ पे I इंटीग्रल की वैल्यू 1 2 3 में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई आपका, फॉर्मूला हो जाएगा N1 M1 स्क्वायर प्लस में N2 M2 स्क्वायर प्लस में N3 M3 स्क्वायर ओवरऑल N1 M1 प्लस में N2 M2 प्लस में N3। बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी, तुरंत आंसर आ जाए। इसके बाद मानना M1 का जो आपने वैल्यू पुट करने के बाद माना आपका आंसर आ X, MW के रेस्पेक्ट में वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आया माना Y। तो अगर क्वेश्चन है माना अभी दो चीज पूछ रखी, वो आपसे पीडीआई पूछ ले, तो पीडीआई क्या होती है, मास एवरेज और नंबर एवरेज का अनुपात क्या होता है, तो मास एवरेज आपका क्या है भाई Y, और नंबर एवरेज कितना है भाई आपका X आया। तो YX की जो भी वैल्यू आएगी, वहां से एक चीज और पूछ सकता है कि जो भाई आपने जो बहुलक का नमूना लिया है वो एकल परिक्षेपी है या बहु परिक्षेपी है। अगर पीडीआई का मान यहां से इन दोनों का अनुपात सोल्व करने के बाद अगर 1 आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा ये एकल परिक्षेपी है, मतलब प्राकृतिक बहुलक है, हम बता भी सकते हैं। और 1 से ज्यादा अगर आ रहा है, अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो 100% क्या कहते हैं, बहु परिक्षेपी कोई कृत्रिम बहुलक है। क्लियर है? एक चीज आप बोल सकते हैं संश्लेषित बहुलक है। तो सवालों को किसी तरीके से भी घुमा के दे सकता। बुक में आपके और भी ऐसे 2-3 सवाल दे रखे, सारे के सारे इजी है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। कई जगह अगर बात है यहाँ पे परसेंटेज 20%, तो वहां पे सीधा कुछ नहीं, बस N1 का मान 20 मान लेना और कुछ नहीं, सारे सवाल बड़े इजी दे रखे, ट्राई करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपका लास्ट लेक्चर था और इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी में आई है तो आप कमेंट करके नीचे डाल सकते हैं, ताकि वो अगली वीडियो में आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ठीक है? क्लियर?